नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले ऐसे इस्लामिक दावा प्रोग्राम का खुलासा जिसमें 2050 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश है। हिंदू देवी देवताओं और हिंदू महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक बातें हैं और जबलपुर की मस्जिद नंबर 24 की चौंकाने वाली कहानी है। फिर राहुल गांधी की बात, जिनके मुस्लिम लीग वाले बयान पर भारत में सियासत का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई राहुल को मुस्लिम लीग पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें याद दिला रहा है तो कोई जिन्ना की सोच बताकर घेर रहा है। राहुल ने अमेरिका में जासूसी पर भी कुछ ऐसा कहा जिसकी बात सत्ता में करना बेहद जरूरी है। मामला उस आईफोन से है जिसे सत्ता के कई न्यूज मित्र भी इस्तेमाल करते होंगे, लिहाजा इस पर कई दिलचस्प जानकारी के साथ हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। फिर सत्ता में बात माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसने पेशी के दौरान जज साहब के सामने कुछ लग्जरी डिमांड रखी है। माफिया को जेल में फल, बिस्किट और कुरकुरे चाहिए। इस पर जज साहब का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन जरूर जानकारियों में आपके लिए मणिपुर हिंसा पर भी अपडेट देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए हैं। मणिपुर के 5 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून 124A को कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक राजद्रोह को न्यूनतम 3 से 7 साल तक की जेल के साथ दंडनीय बनाया जाए। यह भी कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। सत्ता के न्यूज मित्रों को जीएसटी कलेक्शन वाली गुड न्यूज भी दे देते हैं। जीएसटी कलेक्शन में 12% की वृद्धि हुई है। इस बार 1.57 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन रहा है। यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। तो सत्ता में हमने आपको लव जिहाद वाले कट्टरपंथी दिखाए, गली गली घूमते ऐसे सड़क छाप सुपारी किलर दिखाए जो मजहब के नाम पर अपने ही धर्म की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करते हैं। लेकिन आज किसी गली, सड़क या शहर की नहीं बल्कि देश की बात, जिसके खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जो कट्टरपंथियों की साजिश का पैन इंडिया एक्सटेंशन था। आपने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले प्लान के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस दावा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जिसमें भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला ब्लूप्रिंट था। और वो ब्लूप्रिंट क्या था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और इस ब्लूप्रिंट में दावा टू हिंदूज, इसके अंदर था क्या ये मैं आपको बताऊंगा। 2047 वाली उस साजिश का सेंटर बिहार की राजधानी पटना में था, लेकिन 2050 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला ये प्लान मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैयार किया जा रहा था और उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। 2047 वाली साजिश का मास्टरमाइंड पीएफआई था, लेकिन 2050 वाले इस साजिश का मास्टरमाइंड इस्लामिक स्टेट है। करीब एक हफ्ते पहले जबलपुर में आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में एनआईए और एटीएस ने शाहिद, आदिल और मामूर नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब जबलपुर की मस्जिद नंबर 24 और इस्लामिक राष्ट्र वाली इस साजिश का ऐसा लिंक सामने आया है जो बहुत परेशान करने वाला है। जांच एजेंसियों को गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो दस्तावेज मिला है उसका एक एक शब्द सुनकर किसी भी देशवासी का खून खौल सकता है। 78 पेज का वो नफरती और जहरीला डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। पहला पन्ना मैंने आपको दिखा दिया, दावा टू हिंदूज। इसके बाद में इसमें 24 चैप्टर हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन से लेकर के सेक्शन 24 शिवजी एंड लिंगम, ये 24वां चैप्टर है। और इसके अंदर वो तमाम तरीके की बातें, जिहादी बातें लिखी हुई हैं जो भारत के अंदर ये साजिश के तहत फैलाना चाहते थे, जिसे दावा प्रोग्राम का इन्होंने नाम भी दिया। इसके अंदर 24 अलग अलग चैप्टर हैं जो मैंने आपको दिखाए और हर एक चैप्टर में हिंदू देवी देवताओं और हिंदू महिलाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो बेहद अश्लील और आपत्तिजनक हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस्लामिक दावा प्रोग्राम की जिहादी डिक्शनरी के कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं। इसमें पहला और सबसे खतरनाक कीवर्ड है भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। भगवान राम, भगवान कृष्ण समेत कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद अपमानजनक बातें इसमें लिखा है।
आधे अधूरे श्लोकों का इस्तेमाल करके वेदों और पुराणों का ऐसा संदर्भ दिया गया है इसमें जो कट्टरपंथियों के नफरती एजेंडे में फिट बैठता है। इसमें हिंदू महिलाओं के बारे में बहुत सारी अश्लील बातें छापी गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस दावा प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट में हिंदू लड़कियों के साथ रेप को भी जायज बताया गया है। इसके अलावा इसमें सनातन धर्म में घूंघट करने की परंपरा को हिजाब के साथ एक ही तराजू में तोला गया है और दोनों को एक ही बताया गया। यानी आप सोच सकते हैं इस दस्तावेज को तैयार करने वाले कट्टरपंथियों ने इसमें भर भर कर जहर डाला है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दस्तावेज को जो दावा प्रोग्राम का नाम दिया गया है उसका मतलब होता क्या है। दरअसल दावा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है आमंत्रित करना। दावा टू हिंदूज यानी हिंदुओं को आमंत्रित करना। इस डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, देखिए। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं इनका मकसद बिल्कुल साफ है। इसके जरिए हिंदुओं को इस्लाम धर्म की ओर आमंत्रित करने की साजिश रची जा रही थी और ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने का प्लान था। दुनिया भर में ISIS के अलावा इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जैसे इस्लामिक थिंकर्स सोसाइटी और अलकायदा भी अपना दावा प्रोग्राम चलाते हैं जिसके जरिए इस्लाम के अलावा सभी धर्मों को खत्म करने का एजेंडा चलाया जाता है। यानी इन सबका मिशन एक ही है, दुनिया में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करना। इसके लिए कई जगह बाकायदा सड़क पर दावा स्टॉल भी लगाए जाते हैं जिसमें राह चलते लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में ऑनलाइन जरिया इन कट्टरपंथियों का सबसे अहम हथियार। अब हम आपको बताते हैं कि इस दावा प्रोग्राम में हिंदू महिलाओं के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में और पुराणों के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। जो मेरे हाथ में 78 पन्ने के डॉक्यूमेंट को बहुत विस्तार से हमने पढ़ा। इसमें दूसरे पेज पर डॉक्यूमेंट के अलग अलग चैप्टर का जिक्र किया गया है। मैंने आपको दिखा दिया था। टोटल 28 इसमें चैप्टर हैं। इसी के 7वें और 8वें चैप्टर में लिखा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं से मारपीट करना जायज माना जाता है। इस बात के लिए कई पुराणों का आधा अधूरा रेफरेंस भी दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते वक्त हम इसके चैप्टर नंबर 17 पर भी पहुंचे जिसमें हिंदुओं के घूंघट को हिजाब बताने की कोशिश की गई है। जबकि सच यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिमों में हिजाब को अनिवार्य बताते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में घूंघट को लेकर ऐसी मान्यता नहीं है। वैदिक काल के साथ ही रामायण, महाभारत और बौद्ध काल में महिलाओं के लिए सिर ढकने को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी और ना ही हिंदू धर्म में इसे अनिवार्य माना गया है। लेकिन कुछ श्लोकों और अधूरे संदर्भों को बताकर हिजाब और घूंघट को एक ही इस डॉक्यूमेंट में बताया गया। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में चैप्टर 20 से लेकर चैप्टर 24 तक हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इनमें भगवान शिव की व्याख्या अश्लील तरीके से की गई है, गलत तरीके से फोटो छापे गए हैं, ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। इसके अलावा 21वें चैप्टर में भगवान कृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। भगवान राम और ब्रह्मा के बारे में भी कई आपत्तिजनक बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई। NIA ने शाहिद, आदिल और मामून नाम के जिन 3 आरोपियों के पास से इस दावा प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट को बरामद किया, उनका जबलपुर के ओमती चौराहे पर बनी मस्जिद नंबर 24 से कनेक्शन भी बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली इस प्लान को इस मस्जिद में बैठकर पूरा किया जा रहा था। दरअसल इसी मस्जिद नंबर 24 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ये संदिग्ध आतंकियों का जमावड़ा लगता था। कहा जाता है कि इसी मस्जिद में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक से जुड़े हुए लोग भी आया करते थे। संदिग्ध बैठकें हुआ करती थीं और आए दिन अनजान चेहरे यहां नजर आते थे। हमने सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त आदिल नाम के आरोपी के उस यूट्यूब चैनल को भी खंगाला जो इस वक्त साजिश का सबसे बड़ा हथियार था। इस चैनल के कवर पेज पर ही लिखा है, इस्लाम सभी धर्मों पर हावी होगा। यूट्यूब चैनल के जरिए भी भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी। कमेंट्स से पता चला कि 60 से 70% फॉलोअर्स विदेशी हैं। यूट्यूब चैनल के कवर पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है, इस्लाम सभी धर्मों पर हावी होने वाला है। इसी तरह हम मामून नाम के आरोपी के फेसबुक पेज पर भी पहुंचे, जिसे देखने के बाद हमें यह पता चला कि वो इस्लामी कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फॉलोअर है और सिर्फ उसी के वीडियो ही अपलोड करता है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर में बैठकर ISIS के संदिग्ध आतंकी 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली जिस साजिश पर काम कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हथियार लव जिहाद भी था। लेकिन बाकायदा कई युवाओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लव जिहाद वाली इस टारगेट को 3 स्टेज की ट्रेनिंग में हासिल करना था और इन्हीं सब के टारगेट पर होती थी हिंदू लड़कियां। साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को गर्भवती करके छोड़ने का इनका प्लान था।
खास बात यह कि लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसे लड़कों को ही भर्ती किया जाता था जो देखने में अच्छे होते थे। एनआईए ने आदिल और दूसरे आरोपियों के पास जो मोबाइल जब्त किए हैं, उनमें सभी आरोपियों के फोन से हिंदू लड़कियों की तस्वीरें जांच एजेंसियों के हाथ में लगी हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जबलपुर में बैठकर दावा प्रोग्राम वाले डॉक्यूमेंट और इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश पर स्टेप स्टेप कैसे काम हो रहा था। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये 24 नंबर मस्जिद की है और इस मस्जिद की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं 3, जिसमें से एक जो कि मुख्य भूमिका निभा रहा था आदिल, वो इस मस्जिद में आता था और यहीं से तमाम तरह की प्लानिंग होती थी। दरअसल ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये मुसाफिर खाने की तस्वीर आप यहाँ पर जबलपुर के देख रहे हैं और ये वही मुसाफिर खाना है जहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संदिग्ध आतंकी कुछ लोग यहाँ पर आए और जबलपुर के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्हें तरह तरह की चीज़ें भी बताई गई। जो दवातु हिंदूस, इस किताब के जरिए किस तरह से हिंदू लड़कियों और देवी देवताओं के लिए अश्लील बातें भी लिखी गई थी। तो कई बड़े खुलासे एनआईए ने इस पूरे मामले में किए हैं। और सत्ता में अब बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की, जो बोले तो अमेरिका में रहे लेकिन विवाद भारत में लगातार छिड़ रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और वो डरे हुए हैं। इस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी के बयानों की सीरीज में आज फिर से नया बयान आया है। ये बयान मुस्लिम लीग पर है, जिस पर विवाद छिड़ गया है और बीजेपी राहुल के बयान से काफी नाराज है। दरअसल कल राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में थे। यहां उनसे केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जोर देकर 2 बातें कही। पहली बात, मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग में नॉन सेकुलर जैसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी की इन्हीं 2 बातों पर विवाद है, इसलिए हमने मुस्लिम लीग पर ऐतिहासिक तथ्यों की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें राहुल के बयान और इस पर हो रही राजनीति को आसानी से समझा जा सके। उस कुंजी को देखने से पहले सवाल समेत राहुल गांधी का पूरा बयान सुनते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर है। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were for MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के नेताओं और बड़े मंत्रियों ने दावा किया कि जिस मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ, राहुल उसे सेकुलर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवन खेड़ा ने ट्वीट करके यह क्लियर किया कि राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो आज़ादी से पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं है, बल्कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में हुई। सुनिए इस मामले में कौन क्या बोल रहा है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जो मुस्लिम लीग यानी इंडियन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के विरोध में थे, वो आज भी केरला में इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाते हैं। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना
ये मानसिकता ज़्यादा खतरनाक है। हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे। तो बयान और राजनीति के बाद अब आते हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर। सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो मुस्लिम लीग भारत के नेताओं के बीच आज ट्रेंड कर रही है, वो मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद बनी है। वो पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग नहीं है। इस पार्टी का नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये दक्षिण भारत में एक्टिव है। केरल से इनके सांसद लगातार जीतते रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मांगने वाला जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है उससे कोई संबंध नहीं है। जिन्ना वाले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। 1945-46 के चुनाव में मद्रास प्रांत में मुस्लिम लीग को 28 सीटें मिली। इसमें मुस्लिम लीग के दो नेता बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल का बड़ा रोल था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए। इसके बाद भारत में मुस्लिम लीग खत्म हो गई और भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में नए सिरे से मुस्लिम लीग की स्थापना की जाने लगी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनी रही, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में नई पार्टी ऑल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन्ना वाले मुस्लिम लीग के पुराने नेता बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल भारत में ही रहे। आज़ादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने भारत में बचे मुस्लिम लीग के नेताओं की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जिन्ना के मुस्लिम लीग में एक्टिव रहे 33 पुराने नेता शामिल हुए। 10 मार्च 1948 की उसी बैठक में भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो वही नेता जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो भारत में रह गए और नया मुस्लिम लीग बना दिया। यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसी जिन्ना के मुस्लिम लीग से निकली जिसने भारत का बंटवारा कराया था। इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी पूरी तरह सेकुलर कह रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके सख्त खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था वो मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के विचार को छोड़ने की सलाह दें। नेहरू ये मानते थे कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मुस्लिम लीग राहुल गांधी को पूरी तरीके से सेकुलर लग रही है, खुद नेहरू उसके गठन के ही खिलाफ थे। सिर्फ नेहरू ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी सीपीएम भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करती है। सीपीएम के माउथपीस देशाभिमानी में एक बार लिखा था कि आईयूएमएल केरल में गहरी सांप्रदायिक राजनीति में फंसा हुआ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता जमात इस्लामी की राजनीति के चैंपियन बन गए। वैसे भी जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, यानी जो एक खास धर्म के लोगों को संबोधित करते हुए अपना नाम रख रही है, उसमें सेकुलर वाले विचार नहीं होने के आरोप हमेशा लगते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सेकुलर होने के लिए इतने कंफर्म कैसे हैं? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? हमने इसका जवाब तलाशने की कोशिश भी की। दरअसल केरल में मुस्लिमों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अच्छा खासा असर है। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी है। केरल विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 15 विधायक हैं। 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सरकार को समर्थन दिया। इसके अलावा केरल की 60 विधानसभा सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हार और जीत तय करने की क्षमता रखती है। ये जिले हैं पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड। इन 6 जिलों में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। कहा जाता है जो दल इन इलाकों में जीतते हैं उसकी सरकार बनती है। इन 6 जिलों में 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, जिसमें मल्लपुरम में 70% मुस्लिम है, जबकि कोझिकोड में 40% और कासरगोड में 38% मुस्लिम हैं। खास बात यह कि जिस वायनाड से राहुल गांधी 2019 में चुनाव जीते थे, वहां 28% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अच्छा खासा असर है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से बड़े मार्जिन से जीते थे
उनकी रैलियों और रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे खूब लहराते थे। इसलिए अगर अमेरिका में राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक कह देते हैं तो उन पर सांप्रदायिक दल से गठबंधन का आरोप लगता और उनका एक अहम सहयोगी भी उनसे दूर हो जाता। शायद इसलिए राहुल गांधी ने बड़े ही बेबाकी से यह कह दिया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेक्युलर पार्टी है। वैसे अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने गए राहुल गांधी के बयानों पर देश में हर दिन विवाद छिड़ रहा है। उनकी पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार आज TV9 के स्पेशल शो का हिस्सा बने, जहां मैंने उनसे ये पूछा कि जिस अमेरिका से भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा चलाया जाता है, क्या वहां जाकर ऐसे बयान देना ठीक है जिससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो? इस पर सुनिए कन्हैया कुमार का जवाब क्या था। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहाँ आते हैं दिल्ली में, कहीं भी देश में जाते हैं तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस ज़माने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर TV9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। आप घुमा रहे हैं उसको, आप इंटरनेट पे ले गए उसको। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। तो कन्हैया कुमार एंड 5 एडिटर का ये शो आप आज रात 9 बजे देख सकते हैं। इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने में कन्हैया कुमार का थोड़ा सा गला तो जरूर सूखा। मैंने इसी शो में कन्हैया कुमार से देशद्रोह के कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट और उन्हें अब तक कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी ना मिलने पर भी सवाल पूछे। इन दोनों सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उसमें संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सज़ा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लॉ कमीशन कह रहा है या कल को सुप्रीम कोर्ट कहे, कल को संसद उस पर एक नया कानून लेकर के आएगी, कोई विवाद का विषय नहीं है ना। अरे कानून जो आपके लिए है वो हमारे लिए है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी, हम गलत करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगी। सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आप स्पष्टता से बात करते हैं, मैं भेद बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको। नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप।
तो इस इंटरव्यू को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रात 9 बजे इस पूरे इंटरव्यू को देखिएगा। इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कन्हैया कुमार से जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम लीग वाले बयान को लेकर चर्चा में नहीं है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक के दौरान राहुल ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला जिसकी चर्चा जगह जगह हो रही है, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों के मन में जो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता के कई न्यूज़ मित्र भी होंगे जिनके पास आईफोन होगा, और मैं बता देता हूं कि देखिए आईफोन जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने पेगासस और इस तरीके की दूसरी तकनीकों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में पीएम मोदी पर तंज भी किया। राहुल गांधी ने अपना आईफोन निकाला और मजाक में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे आईफोन की टैपिंग की जा रही है। आपको एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा की सुरक्षा पर उचित नियमों की जरूरत है। अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो ये लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी काम करता हूं वो सब कुछ सरकार के सामने है, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी का बयान सियासी हो सकता है। आईफोन की राहुल गांधी वाली चिंता राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन आईफोन से हैकिंग वाली बात देश के लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है। लिहाजा सत्ता में हमने इस चिंता को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट से बात की है। आईफोन की सुरक्षा वाला पूरा डेमो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए आईफोन कैसे आपको हैकिंग के सिग्नल देता है। आपका फोन ही इस बारे में संकेत देता है कि बाहरी व्यक्ति आपके फोन में घुसपैठ कर चुका है। आपने आईफोन के फ्रंट कैमरे के ठीक बगल में ब्लिंकर देखा है। जो फ्रंट कैमरा इसका बना हुआ है, देखिए उसमें एक ब्लिंकर होता है, और इसमें अगर हम देखें तो इसकी इजाज़त के बिना कोई आपके स्मार्टफोन का कैमरा या स्पीकर ऑन करता है तो ये ब्लिंकर चालू हो जाता है। कैमरे की बगल में ब्लिंकर कभी हरे तो कभी ऑरेंज कलर में जलता है। अगर आपके आईफोन में हरे रंग का ब्लिंकर दिखता है तो समझ जाएं कि आपका कैमरा एक्टिवेट किया गया है। अगर मोबाइल के फ्रंट में ऑरेंज ब्लिंकर दिख रहा है तो समझ जाएं कि कोई ऐप आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। इस ब्लिंकर को देखकर पता लगा सकते हैं कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। यह ब्लिंकर बताता है कि आपके फ़ोन की मदद से कोई आपकी लोकेशन और रियल टाइम के बारे में पता लगा रहा है। एप्पल अपने फ़ोन को अपडेट करता रहता है, जिसमें इसके फीचर्स लगातार अपडेट होते रहते हैं। आईफोन को हैक करना कितना मुश्किल है या कितना सिक्योर होता है, ये एक्सपर्ट्स की राय के साथ कुछ सेकंड के एक डेमो से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आईफोन हैक किया जा सकता है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, तो टेक्निकली तो ये आईफोन है, ये हैक हो सकता है, कोई भी फ़ोन हैक हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट सिक्योर फ़ोन आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं फिर भी कहता हूँ कि अन्य फ़ोनों की तुलना में आईफोन को नॉर्मली हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहूँगा कि कुछ आप दिखाएं इसके फीचर्स की, जैसे अगर हम अमूमन जैसे एक नॉर्मल फ़ोन है, जैसे सर मेरा ये स्मार्टफोन है जी, इस स्मार्टफोन को हैक करना और इस आईफोन को हैक करना, ये दोनों में सर कितना डिफरेंस है और इसके मुकाबले ये कैसे ज़्यादा सिक्योर है, अगर आप थोड़ा सा देखिए, दो फ़ोन हैं, ये आईफोन है, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना बहुत आसान है। हर साल एंड्रॉयड फ़ोन में लगभग 4.5 लाख नए इन्फेक्शंस पाए जाते हैं और उभर कर आते हैं। एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो एक क्लोज्ड वॉल गेम का सिस्टम है, यानी कि मैंने एक गार्डन बनाया है, उसके चारों तरफ मैंने चार दीवारी कर दी है ताकि कोई बंदा बाहर से आ ही ना सके, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड आप कहीं पे भी पोर्टेबल अपना डेटा कर सकते हैं। आप एप्पल की दिक्कत ये है कि एप्पल का जो भी कंटेंट है वो केवल एप्पल के इकोसिस्टम में ही, क्लोज्ड वॉल्ड डोर सिस्टम में ही इस्तेमाल किया जाएगा, बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आईफोन को लेकर आगे और भी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आईफोन पर चौंकाने वाली खबर रूस से भी सामने आई है, जब रूस की फेडरल जांच एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि वहां हजारों आईफोन की हैकिंग की जा रही है। जांच एजेंसी ने इसका आरोप अमेरिका की सरकार और आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल पर लगाया। हालांकि रूसी जांच एजेंसी ने इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए। दरअसल रूस की साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की लैब ने दावा किया कि उसके स्टाफ के आईफोन में एक फाइलें चुराने वाला मालवेयर इंस्टॉल किया गया है। ये मालवेयर उन कंपनियों के फ़ोन से मिला जो एप्पल का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। कैस्परस्की लैब ने कहा कि हैकिंग की शुरुआत एक आई मैसेज से हुई जिसमें यूज़र का कोई
इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि वो अभी भी इस मामले में जांच कर रही है। जिन लोगों के फोन की हैकिंग की गई उनमें कई डिप्लोमेट्स और टॉप अधिकारी शामिल हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आईफोन का इस्तेमाल असुरक्षित है। हालांकि रूस की जांच एजेंसी के आरोपों पर एप्पल ने बयान जारी कर इसे बेबुनियाद बताया है। एप्पल इंक ने बयान में कहा कि कंपनी ने कभी भी किसी सरकार के साथ मिलकर काम नहीं किया है। एप्पल के उत्पादों में कोई गलत चीज इंस्टॉल नहीं की गई है और ना ही कभी की जाएगी। आईफोन हाईटेक होता है, ज्यादा सुविधाओं से लैस होता है, लिहाजा हैकर्स के लिए ये टफ टारगेट होता है। ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में आता है कि एंड्रॉयड और आईफोन में से कौन सा फोन ज्यादा सिक्योर होता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईफोन एंड्रॉयड फोन से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन पिछले साल एक स्टडी में आईफोन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया कि आईफोन को कब कब हैक किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने आईफोन की सिक्योरिटी को लेकर एक स्टडी जारी की, जिसमें बताया गया कि आईफोन के स्विच ऑफ होने पर उसे हैक किया जा सकता है। इस स्टडी में बताया गया कि आईफोन के हैक होने की खास वजह इसमें अलग अलग वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का तरीका भी है। किसी आईफोन के बंद होने के बाद भी उसमें मौजूदा वायरलेस चिप्स जैसे ब्लूटूथ, NFC और UWB अल्ट्रा वाइड बैंड जैसी सर्विस 24 घंटे एक्टिव रहती हैं। इस स्टडी के अनुसार फोन में वायरलेस चिप्स लो पावर मोड एक्टिव रहता है, जो सपोर्टेड हार्डवेयर लेवल पर काम करता है, जिसे केवल OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने iOS 15 में दिए गए LPM फीचर्स का सिक्योरिटी एनालिसिस किया था, जिसमें पाया गया कि ब्लूटूथ LPM फर्मवेयर को आईफोन पर मेलवेयर चलाने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसके जरिए हैकर्स आसानी से आईफोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं माना गया कि आईफोन में कोई दिक्कत है या ग्लिच है। कंपनी ने फोन में काफ़ी लंबे समय से फाइंड माई डिवाइस फीचर दिया हुआ है, जो कई अलग अलग नेटवर्क और सेंसर्स पर काम करता है। इस फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स अपने खोए हुए फ़ोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है और ज़्यादातर आईफोन यूजर्स इसे एक्टिव करके रखते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हैकर्स भी इस फीचर के जरिए आईफोन को आसानी से हैक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में मौजूद इस वायरलेस चिप्स का सिक्योरिटी एलिमेंट्स तक डायरेक्ट एक्सेस होता है। अब सवाल यह कि आईफोन हैकिंग से बचे कैसे। मोबाइल को हमेशा अपडेट रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ऐप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय परमिशन चेक करें, ध्यान दें ऐप को सभी परमिशन की ज़रूरत है या नहीं। ऐप को सभी तरीके की परमिशन बिल्कुल भी ना दें। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप 9। वॉशिंगटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद देश में सियासी उबाल है। राहुल ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल अज्ञानता में ऐसा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में लगातार बयान दे रहे हैं। राहुल के बयान पर भागवत ने इशारों में राहुल पर हमला किया। संघ प्रमुख ने कहा कि विदेश में भारत को बदनाम करने वाले देश के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में देश के गौरव को कलंकित नहीं करना चाहिए। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर दिखा है। राज्य के कई जगहों पर विद्रोहियों ने 140 से ज्यादा खतरनाक हथियार सरेंडर कर दिए। इन हथियारों में AK-47 राइफल, असॉल्ट राइफल शामिल है। शाह ने लोगों से हथियार सरेंडर करने की अपील की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सोरेन ने केजरीवाल को संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर। तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।